IVM. Hi everybody, just wanted to ask everyone for a quick favor. We're running a brand survey right now and would really appreciate it if you could let us know what you think about the advertising on IVM. Go to ivmpodcast.com/survey and do let us know. As part of this, we'll be selecting 10 random participants and sending them some IVM swag, so do fill out those surveys. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका, क्योंकि इस पॉडकास्ट का नाम है आपका पैसा वैसा, सवाल आपके जवाब हमारे। मैं हूं आपका होस्ट अनुपम गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं विदेश में निवेश, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के ऊपर। थोड़ा और हमें सवाल आए तो हमने सोचा कि इस एपिसोड में थोड़े और सवालों का जवाब दें। काफी पॉपुलर टॉपिक है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। मेरे आज के एपिसोड के मेहमान हैं वीरम शाह, को फाउंडर सीईओ वेस्टेड फाइनेंस। वीरम, स्वागत है आपका हमारे लिसनर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करें। डेफिनेटली, थैंक यू अनुपम, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। गुड टू बी हियर। ग्रेट। सो पहला सवाल काफी बेसिक है वीरम, मे बी बिकॉज पीपल आर नॉट यूज्ड टू इट। लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, वो लोग नए हैं इसमें, तो उन लोगों को लगता है कि क्या विदेश में निवेश करना लीगल भी है? मतलब गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी जो भी है, इनकी सबकी परमिशन दी गई है हमें, क्योंकि ये पहले ये पॉसिबल था ना, ठीक है। और दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा रेगुलेशन अभी है नहीं इसमें। शायद कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगे मार्जिन के, कि मुझे मिनिमम इतना पैसा वेस्टेड के साथ या कोई भी ब्रोकरेज के साथ रखना पड़ेगा। तो वो पहला सवाल है कि फर्स्ट, क्या ये लीगल है? इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग क्या ये लीगल है? और दूसरा, इसका रेगुलेशन कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो मतलब जब हमने वेस्टेड की जर्नी शुरू की थी ऑलमोस्ट 2 years ago, तभी हमें बहुत, मतलब हर यूजर जो साइन अप करता था वो यही सवाल पूछता था कि एक्चुअली क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो तभी तो किसी को कोई आइडिया नहीं था कि लीगल इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अभी वो सवाल कम हो चुके हैं, बट फिर भी आते रहते हैं। तो इसका रेगुलेशन में जो कहना है वो है कि आरबीआई एक है, उन्होंने बोल दिया है कि आप एज एन इंडियन रेसिडेंट हर साल $2.5 लाख, मतलब $250,000 आप इंटरनेशनली भेज सकते हो। अब वो आप शायद ट्रैवल के लिए इस्तेमाल करो, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, या इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस्तेमाल करो। सो किसी भी चीज के लिए वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बनाया है उन्होंने, जहां पे आप लीगली इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आरबीआई ने तो कुछ नहीं कहा है कि आप नहीं कर सकते हो। जहां जहां पर की सेबी की बात आती है, वो प्राइमरीली डोमेस्टिक कंपनीज को देखते हैं, जो कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है, और जो कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स है वो डोमेस्टिक कंपनीज में उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वहां पे उनके अलग अलग रेगुलेटर्स है, जैसे यूएस में एसईसी है, जो वहां के इन्वेस्टर्स को और जो वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वहां की एक्सचेंजेस की कंपनीज में, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो हमने वहां पर हमारा लाइसेंस लिया हुआ है एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ताकि हम अपने कस्टमर्स को भी वो प्रोटेक्शन दे सके। और जैसे जैसे नई नई प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे और यूएस इन्वेस्टिंग होता रहेगा, वो एजुकेशन की आप ये इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बढ़ते रहेगा। ठीक है। और क्योंकि आई गेस लोगों को ऐसा एक कोई डर होगा अपने दिमाग में कि शायद अगर ब्रोकर बंद हो जाता है तो फिर क्लाइंट फंड से करते, तो अगर वेस्टेड में ऐसा कुछ, मतलब या जनरली इंटरनेशनल सी क्या होता है कि जो डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस है वो तो सेबी के अंडर है, तो उनका कुछ ना कुछ तो होगा बैकअप। लेकिन जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग है, जो अभी तक शायद सेबी के अंडर नहीं आया या आरबीआई जो भी है, तो अगर वेस्टेड बंद हो गया, गॉड फॉरबिड ऑब्वियसली, तो कुछ मतलब मुझे कुछ फर्क पड़ेगा कि क्या? हाउ विल दैट वर्क? हाँ, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 2 या 3 चीजें हैं जो आपको एज एन इन्वेस्टर ध्यान रखनी चाहिए। एक ये है कि एज वेस्टेड हम कभी भी आपके फंड्स को टच नहीं करते हो। आपके इंडिया के बैंक अकाउंट से ये आपके यूएस के ब्रोकरेज अकाउंट में जाते हैं और वापस इंडिया बैंक अकाउंट में आते हैं। हम कभी भी वो फंड्स को कस्टडी में नहीं रखते हैं। तो अगर वेस्टेड बंद भी हो गया तो वहां पे वो यूएस के कस्टोडियन के पास आपके शेयर्स और पैसे पड़े होंगे, और वो शेयर्स और पैसे आप शायद तो इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते हैं या तो वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर बंद होने का कोई कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज जो मैं बोल रहा था कि दूसरा रिस्क यह रहता है कि ब्रोकर भी बंद हो गया तो क्या होगा। तो वहां पर यूएस में हर ब्रोकरेज अकाउंट को इंश्योरेंस दिया जाता है, और वो इंश्योरेंस $500,000 तक का इंश्योरेंस मिलता है आपको। तो अगर चाहे ब्रोकर बंद हो गया तो भी आपके पैसे और आपके स्टॉक्स को वो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जिसको सिक्योरिटीज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो आपको अपने पैसे और शेयर्स लौटा देगा। और तीसरी चीज ये आती है कि हम एज वेस्टेड एसईसी के अंडर रेगुलेटेड है, और हम जो भी पार्टनर्स के साथ काम करते हैं वो सभी वहां के रेगुलेटर के अंडर आते हैं। तो वो रेगुलेटर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो उनकी सभी लॉज को और रेगुलेशंस को हमें अबाइड करना पड़ता है। जैसे हमारा एक फिड्यूशरी ड्यूटी है, उसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हम डिसीजन ले, कुछ भी हम मार्केटिंग मटेरियल भी डाले, तो हमें कस्टमर का इंटरेस्ट माइंड में रखना पड़ता है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्वेस्ट करो और आपको इतना रिटर्न मिलेगा, वो गलत चीज है, क्योंकि वो रिटर्न गारंटीड नहीं होता है। तो
वो सभी चेक्स और बैलेंसेस को रखा हुआ है ये पूरे इकोसिस्टम में, ताकि कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। चलिए परफेक्ट। आई थिंक लोगों को पता नहीं होगा ज्यादा क्योंकि ये स्लाइटली नया फील्ड है। नेक्स्ट सवाल, ये आपने यूएस के बारे में तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन और यूएस तो काफी बड़ा मार्केट भी है, मतलब अगर यहाँ से लोगों को पूछा जाए कि अगर आप इंडिया के बाहर कहाँ इन्वेस्ट करें, लोग वही बोलेंगे मुझे एप्पल के शेयर खरीदने, टेस्ला जो बहुत पॉपुलर कंपनी है वहां के शेयर खरीदने हैं, या इंडेक्स फंड या S&P 500, ये सब। तो कौन कौन से विदेश के कंट्रीज या प्रोडक्ट्स में मैं निवेश कर सकता हूँ? यूएस, यूके, शायद अगर किसी को अगर चाइना में इन्वेस्ट करना है तो आज के तारीख में पहले वेस्टेड का आप बता सकते हैं, या फिर जो जनरली जो बाकी के सब भी जो प्लेयर्स हैं उनका बता सकते हैं, या फिर मुझे सिर्फ एक आइडिया देना है लिसनर्स को कि अगर उनको इंडिया के बाहर निवेश करना है तो नंबर 1 कंट्रीज कौन से हैं, देश कौन से, कहाँ हम लोग निवेश कर सकते हैं, और नंबर 2 एसेट क्लासेस कौन से हैं। एक तो शेयर तो काफी ऑब्वियस है, लेकिन कल अगर समझिए मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है सिंगापुर में, तो वो पॉसिबल है क्या? तो लाइक आई सेड, 2 क्वेश्चंस, 1 कौन से कंट्रीज और 2 कौन से एसेट क्लासेस। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिलहाल जो सभी प्लेटफॉर्म्स है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग डायरेक्टली अलाउ करते हैं, वो सभी यूएस मार्केट्स पे फोकस्ड है, क्योंकि पहले तो ये यूएस मार्केट्स भी खुले नहीं थे, मतलब इंटरनेशनल मार्केट चालू ही नहीं हुआ था। तो अभी फिलहाल उनके पास यूएस मार्केट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है ताकि हमारे जैसे प्लेयर्स को अलाउ कर सके ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो फिलहाल खाली यूएस मार्केट्स है, जो भी एक्सचेंजेस यूएस में है जो ओपन है। बट यूएस मार्केट के थ्रू आप काफी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्ट वे हो जाता है अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने का। जैसे चाइना बेस्ड ईटीएफ्स है, ब्राजील ईटीएफ है, रशिया ईटीएफ, मतलब कोई भी कंट्री पकड़ लो आप, थ्रू द यूएस मार्केट्स आप वो कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, डायरेक्ट स्टॉक्स में अगर वो कंट्री के एक्सचेंज पे, जैसे हांगकांग एक्सचेंज पे स्टॉक्स को इन्वेस्ट करना है, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है आगे जाकर। बट जैसे जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पॉपुलर होता जाएगा, अलग अलग एक्सचेंजेस खुलती जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे आपको थोड़े और ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर आपको यूएस इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने, तो फंड्स है जो चाइना फोकस्ड है, इमर्जिंग मार्केट्स फोकस्ड है, तो वो ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। कोई अब इन्वेस्टर के ऊपर है कौन सा ऑप्शन पिक करना है, कुछ सही या गलत नहीं है इसमें। इंटरेस्टिंग। तो आपने म्यूचुअल फंड्स बोला, तो क्या मैं यूएस म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकता हूँ इंडिया में बैठे बैठे? वहां के म्यूचुअल फंड्स नहीं फिलहाल तो, बट यहाँ पे जो फंड हाउसेस है जिन्होंने फंड ऑफ फंड्स खोल रखे हैं या ईटीएफ्स खोल रखे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मुझे लगा फिर हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे लिसनर्स को। क्या होता है ना दोस्तों कि अगर दुनिया में समझिए कि कभी 200 कंट्रीज हैं, जिसमें से समझिए अगर 10-50 काफी बड़े हैं, और ये कंट्रीज में से अगर किसी को अपने सिक्योरिटीज यानी इन्वेस्टमेंट्स लिस्ट करना है तो उनको यूएस में लिस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि यूएस में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो लिक्विडिटी है, जो साइज ऑफ इन्वेस्टर्स है, वो मेरे ख्याल से क्या विरम, दैट्स द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? आई मीन इफ यू हैव टू लिस्ट, अगर आप कोई भी कंट्री के हो, चाहे हांगकांग के, सिंगापुर के, इंडिया के, इंडिया में इनफैक्ट इन्फोसिस के एडीआर, टीसीएस के एडीआर भी लिस्टेड इन एसआईपी, तो आपको यूएस में तो होना ही है ना। करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब वहां का मार्केट साइज कितना, 40 ट्रिलियन जितना है, तो वो एकदम डीप पॉकेट्स वाले इन्वेस्टर्स है और लिक्विडिटी भी ज्यादा मिलता है। तो काफी कंपनी, जो आपने एडीआर बताया, एक्चुअली दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, कि काफी कंपनीज ऑफन 2 एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं। जैसे इन्फोसिस है, इंडिया में भी लिस्टेड है, बट यूएस में भी लिस्टेड है, ताकि वहां के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए अगर आपको समझिए, इवन अगर आपको ब्राजील में इन्वेस्ट करना है, वो ब्राजीलियन कंपनी के शेयर्स अगर यूएस में लिस्टेड है, और वो ब्राजीलियन कंपनी वेस्टेड ऑफर करता है आपको खरीदने, बाय सेल करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं, राइट वीरम? करेक्ट करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोनी के शेयर्स खरीद सकते हो, टोयोटा के शेयर्स खरीद सकते हो, वो सब अभी जापान में है, बट यूएस मार्केट्स में लिस्टेड है, तो आप उसमें उनके थ्रू इन्वेस्ट कर ही सकते हो। परफेक्ट। और दोस्तों अगर आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में अगर और आपको जाना है, तो वीरम हमारे जो इंग्लिश पॉडकास्ट है, पैसा वैसा इंग्लिश, उसमें तो ऑलरेडी आए हुए हैं, और उनके एक पूरा का पूरा बहुत बढ़िया एपिसोड है, वो आप जाके सुन सकते हैं। तो इसमें जो एडवाइस रिलेटेड पार्ट है वो आपको वहां मालूम पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरम, क्या हर कंट्री के रूल्स, रेगुलेशन, डीमैट सब अलग होते हैं? लाइक समझिए, अगर मुझे, लेट्स अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ यूएस, अगर वहां के शेयर्स मैं मेरे इंडियन एचडीएफसी बैंक के डीमैट में रख सकता हूँ कि वो यूएस में ही रहेंगे, और अगर मुझे इन सब के बारे में जानना है तो मैं कहाँ से जान सकता हूँ? हाँ, तो अलग अलग होते हैं, मतलब सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए, मुझे पूछोगे तो इंडिया का स्ट्रक्चर एक्चुअली बेटर है यूएस के स्ट्रक्चर से, क्योंकि काफी सारे सेबी ने प्रोटेक्शन राइट्स रखे हुए हैं, और वो स्ट्रक्चर एकदम सीख कर बनाया है, बाकी मार्केट्स को देख कर सीख कर बनाया है। यूएस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, कि वहां पे डीमैट अकाउंट जैसा कुछ है ही नहीं।
वहां पे एक ब्रोकरेज अकाउंट होता है और उस ब्रोकरेज अकाउंट के जो शेयर्स होते हैं वो एक कस्टोडियन के पास होते हैं। तो वो कस्टोडियन जो शेयर्स होल्ड करता है वो ब्रोकर के नाम पे ही होल्ड करता है। सभी ब्रोकर्स का यही सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपका एक डिपॉजिटरी हो जहां पे आपका खुद का अकाउंट है, जैसे यहाँ पे एनएसडीएल सीडीएसएल है, वहां पे वो नहीं है स्ट्रक्चर। उसको बेसिकली कस्टोडियन स्ट्रक्चर बोलते हैं और यहाँ पे हमारा डिपॉजिटरी स्ट्रक्चर है। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलेगा जो आपके नाम पर है, सभी इंश्योरेंस है, और वहां पर आपके शेयर्स जो होंगे वो कस्टोडियन के वहां पे होंगे। और यहाँ का जो डीमैट अकाउंट है वो कंप्लीटली अलग है। तो दो अलग अलग अकाउंट्स आपके फिर खुल जाएंगे जैसे चालू करोगे। रिलेटेड क्वेश्चन उसमें वही आता है ना फिर कि जो मेरे डिविडेंड्स हैं, बोनस शेयर्स हैं, स्प्लिट शेयर्स हैं, मर्जर एक्विजिशन हो गए, वो तो वहां वहां भी काफी होते हैं, क्योंकि ये तो डिविडेंड और ये जो उसको कॉर्पोरेट एक्शन जो बोलते हैं ये तो ग्लोबल है। तो वहां पे ये मतलब जो मेरा समझिए अगर मेरा डिविडेंड आएगा, अगर मैंने आई डोंट नो बर्कशायर हैथवे या एप्पल के शेयर्स लिए, वो लोग तो काफी डिविडेंड भी देते रहते हैं, तो ये डिविडेंड मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में आएगा कि वहां यूएस में होगा कि क्या होगा? वहां यूएस में ही होगा। सो बेसिकली आपके डॉलर्स जो है आपके ब्रोकरेज अकाउंट में, उस पे कैश में ऐड होता जाएगा, वो डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाता है ब्रोकरेज अकाउंट में। तो अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो इंटरनेशनली तो एक बार सोचना ये चाहिए कि आप जैसे ही मनी ट्रांसफर करते हो यूएस डॉलर्स में होता है, फिर सभी आपको यूएस डॉलर्स में ही सोचना होगा। फिर बाय सेल कर सकते हो, कैश रख सकते हो, और जब ही विड्रॉ करना है तभी आप विड्रॉल करके वापस इंडिया में रुपीज में लेके आ जाओगे। अच्छा, तो वो जब मैं जब रिपैट्रिएट करता हूँ यहाँ लेके आता हूँ तो ही जाके वो होता है। करेक्ट। ठीक है, और शेयर्स कैसे करते हैं फिर अगर मेरा बोनस हुआ या स्प्लिट हुआ या मर्जर एक्विजिशन? सेम सेम कॉन्सेप्ट? सब सेम। सो वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्योंकि आप फ्रैक्शनली इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पर, आपको पूरा शेयर नहीं खरीदना होता है, तो बोनसेस भी फ्रैक्शनली मिल जाते हैं आपको, शेयर स्प्लिट्स भी फ्रैक्शनली हो जाते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रैक्शनल के बारे में कुछ और बताएंगे प्लीज, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो एक नया ये कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली वो होता है कि आप एक शेयर को स्प्लिट कर सकते हो फ्रैक्शंस में। इशू क्या होता था कि लोगों को अभी अगर यूएस में इन्वेस्ट करना होता था तो शेयर प्राइस काफी महंगा होता था। जैसे अब आप बर्कशायर को तो जानते ही होंगे, मतलब 100,000 के ज्यादा महंगा है, मतलब 70 लाख से ज्यादा महंगा एक शेयर है। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो कैसे करे? तो वहां पर जो रेगुलेटर है उन्होंने अलाउ ये किया है कि आप एक शेयर, एक सिक्योरिटी को स्प्लिट कर सकते हो एज अ ब्रोकर। तो वो शेयर्स बेसिकली ब्रोकर खरीदता है और स्प्लिट करता है, और एज एन इन्वेस्टर आप वो अप टू द 8th डेसिमल बेसिकली कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो उसकी वजह से काफी इजी हो जाता है। आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्ट करो ओवर टाइम और अपना पोर्टफोलियो बनाओ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप बोल रहे हैं कि जो बर्कशायर का जो 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 शेयर प्राइस है, जो कभी कभी 2 लाख यूएस डॉलर तक गया है, 1 1.5 लाख 2 लाख, तो उसका तो एक शेयर अगर समझिए 1 लाख का है तो 1/10 शेयर उसका यानी 10% मैं $10,000 में एक्चुअली खरीद सकता हूँ। करेक्ट अरे करेक्ट। काफी इंटरेस्टिंग है। एक और इस फ्रैक्शनल में इंटरेस्टिंग चीज है कि आप फ्रैक्शनल वोटिंग भी कर सकते हो। तो आपको ऑफ कोर्स वो अगर शेयर खरीदो तो एक वोट मिलना चाहिए, बट अभी ये तो स्प्लिट हो चुका है, तो सभी वोट्स को कंबाइन करके एक वोट बनाया जाता है। तो वो टेक्नोलॉजी भी काफी इंटरेस्टिंग है। यानी मतलब आपके राइट्स जो होंगे वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होंगे। लाइक अगर मैं करेक्ट। इंडिया में तो ये पॉसिबल है ही नहीं। मतलब आपको अगर समझिए आई थिंक एमआरएफ इज अमंग द जो सबसे हाईएस्ट प्राइस शेयर्स होते हैं, उसका कुछ 70-80 हजार है, तो उसमें यहाँ तो वो पॉसिबल है नहीं। एक शेयर यानी एक शेयर, आधा शेयर नहीं खरीद सकते हम लोग। करेक्ट। और यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ी, मतलब शेयर्स इतने महंगे तो नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते हो, बट इंटरनेशनल मार्केट्स में ये महंगाई आ जाती है तो उसकी जरूरत पड़ती है। चलिए ठीक है, अगला सवाल। क्या वेस्टेड मुझे रिसर्च एडवाइस या टिप्स या रिकमेंडेशंस कुछ देता है? अगर जब अभी मुझे यूएस के बारे में कुछ पता ही नहीं, इंडिया के बारे में तो चलो ठीक है मुझे दिखता है, शायद मैं बोलूंगा मुझे आज मुझे बैंक्स खरीदना है, बैंक्स का फ्यूचर अच्छा लगता है मुझे, तो यूएस के बारे में अगर मुझे कुछ जानना हो तो आप कुछ सपोर्ट देते हैं उसमें? हाँ, तो वहां पे हमने क्या किया है कि हमने ये एक पोर्टफोलियोज बनाए हुए, जो लोगों को अगर पता नहीं है कि उनको क्या खरीदना है, वेस्ट कहते हैं हम उन्हें। तो उन वेस्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली आपको एलोकेशन बताते हैं कि चलो एक थीम पकड़ ली मैंने, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक थीम है जो बहुत चल रही है, तो उस थीम में हमने, हमारे रिसर्च टीम ने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है 15 कंपनियों का एलोकेशन बनाकर, उनका रिस्क ऑप्टिमाइज्ड एलोकेशन। तो आप इजी एक वन क्लिक में वो पोर्टफोलियो में खरीद सकते हो, और काफी लोग मंथली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो पोर्टफोलियो में। तो आप अगर स्पेक्ट्रम में देखो तो एक साइड पे स्टॉक्स आ जाते हैं, दूसरे साइड पे ईटीएफ्स आ जाते हैं, बीच में ये हमारे वेस्ट आते हैं जो आप स्टॉक्स नहीं, ईटीएफ्स नहीं, बट मिक्स बास्केट आपको मिल जाता है। तो एक थीम बेस्ड वेस्ट है, और दूसरे जिनको एसेट एलोकेशन करना है, जैसे कि मैं सिर्फ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड में डालना चाहता हूँ पैसा, तो मल्टी एसेट वेस्ट भी हमने बनाए हुए हैं, जो आप खरीद के आप इजीली चालू कर सकते हो अपनी जर्नी। क्या मैं आईपीओ में निवेश कर सकता हूँ वहां पे? आईपीओ नहीं, तो हाँ अनफॉर्चुनेटली नॉट। हाँ
और वहां पर अगेन यूएस थोड़ा इंडिया काफी आगे है उस टेक्नोलॉजी में, जहां पे वो रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं इजीली सब्सक्राइब करने के लिए। वहां पर क्या होता है कि जो आईपीओ एलोकेशन होता है, जो बैंकर्स आईपीओ एलोकेशन चलाते हैं, वही सब पूरा एलोकेशन इंस्टीट्यूशंस को दे देते, उनके बेस्ट क्लाइंट्स को देते थे। तो जैसे हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स तक वो एलोकेशन पहुंचता नहीं है। बट काफी कंपनीज इस पे काम कर रही है, और हमारा गोल यही है कि हम आईपीओस भी अलाउ करें हमारे प्लेटफॉर्म पे, ताकि सबको बेनिफिट मिले, ये सब न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज जो आ रही है उस पे। तो इनफैक्ट हमने काफी वीडियोस भी किए हुए इन पे, ताकि लोगों को बताने के लिए कि क्या डिफरेंसेस है दोनों मार्केट्स क्या बात है। तो मुझे लगा वहां भी ऐसा कुछ यहाँ तो आईपीओ लगते नहीं है, बट एटलीस्ट में। अप्लाई तो कर सकते हैं यहाँ पे आईपीओ के लिए। वहां का तो मार्केट का मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है क्या है। स्पैक्स पैक्स करके काफी कुछ वहां चलते रहता है। स्पैक्स में निवेश कर सकते हैं यहाँ से? कर सकते हैं, तो वो आप खरीद सकते हो, बट काफी रिस्की है। मतलब स्पैक्स में तो कौन सा स्पैक चले नहीं चले, वो रिस्क, मतलब अगर रिसर्च कर रहे हो ऑफ कोर्स तो कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा एडवाइस पे चला जाता है, तो लेट्स कम बैक टू द नॉर्म। ओके वीरम, क्या मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वहां के मैं निवेश कर सकता हूँ? मुझे समझिए, अगर नैस्डैक के कॉल्स लेने हैं, पुट्स लेने हैं, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, ये सब जो थोड़े से एग्जॉटिक, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या मैं यहाँ इंडिया में बैठ के कर सकता हूँ ये सब? तो वहां पे नहीं कर सकते हो, तो वहां पे रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो आरबीआई जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम हमने बात की, उसपे आरबीआई ने दो चीजें मना की है। एक बोला है कि आप स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो वहां पर डेरिवेटिव स्पेकुलेटिव हो जाता है, तो वो अलाउ नहीं करते हैं। और दूसरी चीज है, आप मार्जिन नहीं ले सकते हो, बेसिकली आप बोरो करके कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो वो दोनों चीजों से दूर रहना चाहिए। तीसरी एक और चीज है, एफएक्स, बेसिकली आप एफएक्स ट्रेडिंग, अगर करेंसी ट्रेडिंग करते हो, वो भी आप नहीं कर सकते हो, वो भी डिसअलाउ किया गया है। तो ये आप बोल रहे हो कि अगर मुझे डॉलर आपके थ्रू खरीदना तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ? वो वो अलाउड है। आप डॉलर ट्रेडिंग, जो पेयर्स ट्रेडिंग होता ट्रेडिंग, है, हाँ, ट्रेडिंग हाँ, ट्रेडिंग। एफएक्स ट्रेडिंग जो बोलते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आखिरी दो सवाल, अभी ऑलमोस्ट लिस्ट खत्म हो गई। तो एक ये सवाल तो मैं हर एक हमारे गेस्ट से पूछते रहता हूँ कि ये एनआरआई का इसमें क्या कर सकते हैं लोग? अगर ऑल्दो ये तो ऑलरेडी फॉरेन है, लेकिन एनआरआई के लिए आपकी कोई सर्विसेज हैं? और अगर एनआरआई को इसमें निवेश करना है तो कुछ पॉसिबिलिटी है करने में, और क्या होगा ये? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब इनफैक्ट वेस्टेड पे अभी अबाउट 10% ऑफ आर यूजर्स आर एनआरआईज। मतलब अच्छा। काफी एनआरआईज ने साइन अप किया हुआ है हमारे प्लेटफॉर्म पे, और उनके लिए थोड़ा रेगुलेशंस लीनियंट है। इनफैक्ट ये एलआरएस एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप कैप नहीं है कोई, आप कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। फंड ट्रांसफर प्रोसेस भी इजी हो जाता है, आप अपने इंटरनेशनल अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो वेस्टेड में। विड्रॉल टाइम भी आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो इंटरनेशनल अकाउंट में, तो इंडिया में पैसे आने की जरूरत है ही नहीं। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है टैक्सेशन का। तो टैक्सेशन जो होता है एनआरआई के लिए, वो वहां पे जहां पे रेसिडेंट है उनके ही टैक्स लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो इंडिया के कोई आपको एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो वहां पे भी इजियर हो जाता है, जहां पे आप बेस्ड हो उसके टैक्स लॉज ही एप्लीकेबल है। और काफी सारे एनआरआईज ने ऑर्गेनिकली, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर यूज करना चालू कर दिया है वेस्टेड को। तो ये कहाँ, मतलब ये एनआरआई क्या मोस्टली यूएस बेस्ड है, दुबई, हांगकांग, कहाँ के होंगे ये सब लोग? मिक्स है, तो इनफैक्ट कुछ 50 कंट्रीज से एनआरआई ने अरे साइन वाह, अप किया हुआ है। क्या बात है। और प्राइमरीली यूएई में काफी है, और एशिया में काफी है, मतलब सिंगापुर में है, फिलीपींस से है, इंडोनेशिया से है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कोई भी अगर कंट्रीज में हो, और अगर आपको वेस्टेड के थ्रू या कोई भी ब्रोकर के थ्रू आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग है, तो प्लीज अपने देश के, अपने कंट्री के जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए। उसके बारे में तो ना वीरम को पता होगा ना मुझे पता होगा कि वहाँ कैपिटल गेन्स होता है, क्या होता है, एक्सेट्रा। तो वो प्लीज आप चेक कर लीजिए। चलिए, आखिरी सवाल, सबका फेवरेट सवाल। आई डोंट नो व्हाई दे आस्क दिस मैन। क्रिप्टो। क्या क्या वेस्टेड क्रिप्टो में बाइंग सेलिंग प्रोवाइड करता है क्या? कम ऑन गाइस। हाँ बोलिए, सॉरी। नहीं नहीं, मतलब हम अभी क्रिप्टो से थोड़ा दूर ही है। अंटिल द रेगुलेशन बिकम्स क्लियर इन इंडिया, हम क्रिप्टो से दूर रहेंगे। वी वांट टू, मतलब एज अ कंपनी आवर गोल इज कि हम कौन से नए नए एसेट क्लासेस हमारे इन्वेस्टर्स को अलाउ कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बट जब तक रेगुलेशन क्लियर नहीं होता है तब तक नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे कॉइनबेस एक कंपनी है जो लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है यूएस की, तो वो आप शेयर्स खरीद सकते हो उस कंपनी के। और एक और चीज जो काफी इंटरेस्टिंग है, एक बिटकॉइन ईटीएफ की बात चल रही है, और एसईसी के पास काफी एप्लीकेशंस आए हुए हैं। तो अगर वो ईटीएफ लिस्ट हो जाता है तो फिर वो आप बिल्कुल खरीद सकते हो वेस्टेड पे, बट डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज अलाउड नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो कॉइनबेस का तो आईपीओ मेरे ख्याल से पिछले महीने हुआ था, अभी तो प्रॉपर लिस्टेड कंपनी है वहां पे, तो उसके शेयर हम लोग खरीद सकते हैं यहाँ बैठे बैठे, राइट? करेक्ट। ठीक है। और जो क्रिप्टो ईटीएफ जो आप बोल रहे हैं, वो जब होगा तब होगा, उसका बाइंग सेलिंग डॉलर्स में होगा, लेकिन वो लिंक्ड होगा क्रिप्टो के प्राइस से, करेक्ट?
करेक्ट। ठीक है, तो वो जब होगा तब आप शायद ऑफर करेंगे, तो वो देखना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आखिरी सवाल था। अगर आपको और कोई सवाल करना है वीरम के लिए या हमारे लिए, तो प्लीज हमें भेजिए, हम आपको इन सब के सवाल के जवाब देंगे। बट आज के लिए इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे मेहमान, हमारे विशेषज्ञ वीरम शाह, को फाउंडर CEO वेस्टेड फाइनेंस। वीरम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू अनुपम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू। और दोस्तों, धन्यवाद है आपका ये पॉडकास्ट सुनने के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो, जैसा मैंने बोला, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे। मेरा ट्विटर अकाउंट है B50, मेरा नाम है अनुपम गुप्ता। या फिर आप IVM के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप उनको वहां भी भेज सकते हैं। वीरम, आपके पास भी काफी सवाल आते होंगे, तो आपका कुछ सोशल मीडिया या वेबसाइट या डिटेल्स दे सकते हैं जहां हमारे लिसनर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, ट्विटर है ही। ट्विटर पे मैं विराम शाह 8 पे हूँ अवेलेबल, तो कुछ भी हो तो वहां पे ट्वीट कीजिए। तो सुधाइए, कैन आस्क हिम डायरेक्टली। आप उनसे डायरेक्टली अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं अनुपम गुप्ता और आप सुन रहे थे आपका पैसा वैसे। कृपया ध्यान रखें, इस शो में होने वाली सारी बातें केवल सूचना देने के लिए हैं। इन्हें किसी भी तरह की आर्थिक सलाह समझना गलत है। किसी भी निवेश से पहले अपने आर्थिक सलाहकार की मदद जरूर लें। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Naan Curry, Sadaf and Archie stir up a hot pot of stories exploring the age-old breakfast of Old Delhi Nihari. This is a must-check out from the #1 food podcast in India. We'd like to welcome Audiogan to the network. It's an old show about design. We want to kick off this season with Jay Datta, design-headed Make My Trip and Go Ivy Bo. He's also the founder of Design Up. Positively Unlimited gets a makeover. Check out the revamped show Say No to Drama with Chetna and learn how to avoid drama in your life. Home is where the heart is. Marathi Kirkitun helps us understand more about homes. On Smarter with Sid, Siddharth asks the pertinent question, is jealousy good for you? And on the Musafir Stories, get introduced to the headhunters of Nagaland. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is the best way to spread the word about a podcast you love. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: CEAT, Cred, Global Victoria, Bank of Baroda, Intuit India, and CoinSwitch Kuber. A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from.